ओके। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर संजय। ये हमारा टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीरीज़ है डॉक्टर अमित एस अकेडमी द्वारा, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स, जो कि प्रीलिम्स के पेपर के लिए भी और मेंस के डायरेक्टली क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज टीआईटी सीरीज फॉर मेंस और टॉपिक नंबर 42 है, जिसमें हम 300 टॉपिक्स के आसपास कवर कर रहे हैं। अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर संजय। आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड आई हैव अपीयर्ड 3 times इन यूपीएससी इंटरव्यू। प्लीज फॉलो डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एस सी एस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो हमने एस सी एस 2021 का जो बैच है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 21 Jan 2021 से स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, 2 PM to 4:30 PM, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके डायरेक्टली वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉलो अस इन यूट्यूब आल्सो, डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी। ओके, तो जो पहला टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, पहला सवाल तो यही बनता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें मेंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है इसके एप्लीकेशंस को लेके, तो उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। नैनो टेक इज शॉर्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड सुप्रामॉलिक्यूलर स्केल। तो जब हम किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसमें हम एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल या सुप्रा मॉलिक्यूलर स्केल पे हम उसको अल्टर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजीज। तो इसका जो रेंज होती है 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच होती है। तो नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सी, कंट्रोल द इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो नैनो टेक्नोलॉजी की जो खास बात होती है, इसमें जो एटम का, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल की बात होती है, जिसमें हम इनको ऐसे देख भी सकते हैं, उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, सो एक एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज बिलियंथ ऑफ ए मीटर, मीन्स 10⁻⁻⁹ ओके, ऑफ ए मीटर। सो एक प्री के लिए डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज 1 नैनोमीटर, व्हाट इज स्केल। सो अगर हम थोड़ा ब्रीफ अगर हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है, ओवरव्यू इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो इसका टर्म है, किन लोगों ने क्वाइंट किया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ओरिजिनेटेड इन द टॉक entitled दैट देयर इज plenty ऑफ रूम एट बॉटम। So एक talk थी by the scientist रिचर्ड फेमन इन 1959। क्या था ना उसका नाम? देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम, बाय फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उससे यहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, बट जो टर्म नैनो टेक्नोलॉजी है उसको किसने दिया था? उसको दिया था प्रोफेसर नोरियो तनगुची। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दो साइंटिस्ट हैं, इनको भी आपको याद रखना है, प्री के लिए डायरेक्टली है, स्टेट एग्जाम से पूछ सकते हैं। सो इन दिस टॉक फेमन ने क्या बोला था? फेमन डिस्क्राइब द प्रोसेस in which scientists would be able to manipulate and control individual atoms and molecule, जिसको उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी दिया। यहाँ से उसका कॉन्सेप्ट है। ओके, सो जो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका एप्लीकेशन होता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो बहुत सारी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, उनके थ्रू हम एप्लीकेशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली सब ब्रांच है नैनो मेडिसिन, मेडिकल साइंस में इसका क्या यूज है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ इसका क्या यूज है। ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी एंड इसका एप्लीकेशन। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, जैसे हम अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। ठीक है, देन एनर्जी एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी में उसका कैसा एप्लीकेशन हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। देन पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो आर्ट, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन वारफेयर। ये सारे इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनको हम एक करके देखेंगे, एक एक करके। तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंस है जो नैनो टेक्नोलॉजी का, उसका बोलते हैं नैनो मेडिसिन। ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है नैनो मेडिसिन में।
उसके हम एप्लीकेशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नैनो मेडिसिन को, सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इमेजिंग टेक्निक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। मैं अब तीनों को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें, मैं एग्जांपल लेता हूँ एंटी कैंसर ड्रग्स की। एंटी कैंसर ड्रग्स आपको पता है कि उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा और वाइड स्प्रेड होते हैं। आपने अगर किसी कैंसर पेशेंट को देखा होगा तो आपने देखा होगा, उसका रीज़न क्या होता है कि जो कैंसर ड्रग्स होती हैं बहुत, अगर सिंपल टर्म बोले, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं। तो जो सिर्फ ना वो कैंसरस सेल्स को अफेक्ट करती हैं, बल्कि वो अदर जो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज और सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो नैनो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो आया, जिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जो हम ड्रग है, जो पर्टिकुलर एंटी कैंसरस ड्रग है, उसको हम ऐसे डिलीवर करें जो डिजायर्ड टिश्यूज हैं, जो अफेक्टेड टिश्यूज है कैंसर के दौरान, सिर्फ वहीं पे उस मेडिसिन का इफेक्ट हो, ना कि अदर नॉर्मल टिश्यूज में हो। तो उसमें हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ऐसे डिवाइस करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देते हैं, जो अब ब्रेक्सेन है, इसको इवन यूएस एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है टू ट्रीट द ब्रेस्ट कैंसर, lung cancer and pancreatic cancer. It is nanoparticle albumin bound पैक्लिटैक्सल। पैक्लिटैक्सल इज एंटी कैंसर ड्रग। तो हमने पैक्लिटैक्सल जो एंटी कैंसर ड्रग है, इसको हमने नैनो पार्टिकल एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड किया, और जो हमने इसको दिया था, जो कैंसरस सेल थी, जो ब्रेस्ट कैंसर सेल थी या लंग कैंसर सेल थी या पैंक्रियाटिक कैंसर सेल थी, सी वहीं पे इस इफेक्ट हुआ, अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं हुआ। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा जो एस्पेक्ट है, इन विवो इमेजिंग। इन विवो इमेजिंग मतलब इनसाइड। अभी जो हमारी जो मोस्टली इमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि एमआरआई हो गया, सीटी हो गया, उसके अलावा भी अगर हम कुछ अंदर का बॉडी देखना चाहते हैं, जैसे इंडोस्कोपी हम यूज करते हैं, तो इंडोस्कोपी में अभी आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट एक डालना पड़ता है, उसमें भी आपको लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू के साथ लिमिटेड डेटा मिलता है। बट इन व्यू इमेजिंग से आप उसको एग्जांपल लेते हो, जैसे आप एक कैप्सूल साइज का कैमरा बनाइए और उसे इंजेस्ट कीजिए, और जब तक वो कैमरा, जब तक उस बॉडी में जिस जिस ऑर्गन से घूमता हुआ जाएगा, वहां से फोटो या वीडियो आपको क्लिक करता रहेगा और आपको बॉडी की जानकारी देता रहेगा, किस कहाँ पे कोई अल्सर है या कोई ट्यूमर बना हुआ है। तो ये इन विवो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है नैनो मेडिसिन के द्वारा। देन मेडिकल डिवाइसेस, तो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट है न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंसिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिकल डिवाइस को यूज करने का इन नैनो मेडिसिन। कैसे? जैसे कि मैं एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करता हूँ, जिसमें पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो डैमेज हो चुकी है। तो जो क्या नर्व कंडक्शन है वो क्या अल्टर्ड हो चुका है या वीक हो चुका है। तो हम नैनो मेडिसिन के थ्रू हम ऐसी डिवाइसेस बनाएंगे, मेडिकल डिवाइसेस, जो उस कंडक्शन को वो रिस्टेब्लिश करे। तो इससे क्या होगा, उनको हेल्प होगी, उनकी जो पैलिएटिव केयर है बाद में, उसके लिए आसानी होगी, उनकी लाइफ को आसान बनाने में मदद मिलेगी। तो मेडिकल डिवाइसेस हम डिवाइस कर सकते हैं नैनो मेडिसिन के थ्रू। ओके, अदर जो यूजेस है नैनो मेडिसिन के, उसको हम देखते हैं कि नैनोटेक डिटेक्टर फॉर द हार्ट अटैक, ये हम देख सकते हैं। नैनो चिप टू चेक द प्लॉग ऑफ आर्टरीज। आपको पता है कि जब आर्टरीज में प्लॉग होते हैं तो उससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे बनते अपने हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अगर हमको पहले ही पता चल जाए तो शायद हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। द नैनो करियर फॉर द आई सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, डायबिटिक पैड्स फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, नैनो पार्टिकल फॉर ड्रग डिलीवरी टू ब्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ब्रेन बैरियर होता है, वो बहुत सारे ड्रग्स को ब्रेन के अंदर जाने नहीं देता है। तो उसके लिए हम ऐसे नैनो पार्टिकल का यूज करते हुए थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए, जो है ना, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि अल्जीमर डिसीज हो गया, ठीक है, या कि पार्किंसंस डिसीज हो गई, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। देन हम ऑप्शन आता है नैनो स्पॉन्जेस, इनका क्या यूज करेंगे। नैनो स्पॉन्ज होता है पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स कोटेड विद द रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन, कैन बी यूज फॉर एब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स एंड रिमूविंग देम फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिन, किसी ने पॉइजनिंग की है, तो इन स्पंजेस के थ्रू हम जो टॉक्सिन है, जो पॉइजन है, उसको हम एब्जॉर्ब करके ब्लड से बाहर निकाल सकते हैं। देन नैनो फ्लेयर्स का यूज क्या हो सकता है, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल इन द ब्लड स्ट्रीम, एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट हो गया। द नैनोपोर, यूज ऑफ मेकिंग डीएनए सीक्वेंसिंग मोर इफिशिएंट। सो ये नैनो टेक्नोलॉजी के सब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो मेडिसिन है, और नैनो मेडिसिन के अंदर ये सारे सब ब्रांचेज हैं, जिनको आपको ध्यान रखना होगा वन लाइनर। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन प्री में आ सकता है, जैसे व्हाट इज नैनो फ्लेयर, व्हाट इज नैनो पोर्स, व्हाट इज नैनो स्पॉन्जेस, व्हाट आर डायबिटिक पैड्स, व्हाट आर नैनो कैरियर्स, व्हाट आर नैनो चिप्स, व्हाट आर नैनो टेक डिटेक्टर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
अनदर एस्पेक्ट है जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करना, दैट इज नैनो बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ दो शब्दों से बना है, नैनो टेक्नोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं एग्जांपल दूं क्या होता है, जैसे कि जीएम क्रॉप्स की बात की जाती है, ठीक है, या सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक मेडिसिन की वजह से बात करें तो जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन की बात होती है, ठीक है। तो ये सारे जो होती हैं ये हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम और रिफाइन करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी को कंबाइन करेंगे तो उससे और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, जिसमें कम साइड इफेक्ट हो या मोर रिफाइंड ट्रेड्स की बात की जाए, तो ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है। तो रिसेंटली यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू सिंथेसाइज द फंक्शनल नैनो पार्टिकल्स हैव बीन ग्रेट इंटरेस्ट। तो ये एक प्रकार से पार्ट है नैनो बायोटेक्नोलॉजी का। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बायो नैनो टेक्नोलॉजी, द यूटिलाइजेशन ऑफ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए टू क्रिएट द यूजफुल मटेरियल एज ए प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ मॉडर्न रिसर्च। तो ये मॉडर्न रिसर्च का पार्ट है जिसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके डीएनए लाइक सब्सटेंसेस बनाएंगे और हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे इसका यूज है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया है नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्स टू यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो ऐसे देखिए नैनो प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है अगर उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ, जो अभी फ़ोन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो जो फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स होते हैं या कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं, जो आर्किटेक्चर होता है वो थिकनेस पे बेस्ड होता है। तो जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर आए हो 5 नैनोमीटर की रेंज के आए हैं, 5 mm या 5 nm की बात करते हैं। सो हम ऐसे क्या करते हैं, उससे कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, मोर एफिशिएंट, मोर पावर इफिशिएंट हो सकता है, फास्ट हो सकती है। सो इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं। तो इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे कंप्यूटर फंक्शनिंग में, मेमोरी स्टोरेज में, नोबल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की जाती है, ठीक है, देन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, देन क्वांटम कंप्यूटर्स में। जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स एक अलग सा सेपरेट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक मैं अभी लेके चल रहा हूँ, इसमें आपको डिटेल में स्टडी करने की जरूरत पड़ सकती है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनको हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे। देन जैसे आपको पता है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब इसको कैसे रोका जा सकता है या कैसे मिनिमाइज, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया सकता है, उसके लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज है यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी रिफर्स टू use of nanotechnology to enhance the environmental sustainability of a process producing negative externalities। तो हम ऐसे करेंगे जिसमें हमारा जो environmental sustainability है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, जो निगेटिव आउटकम हो वो कम हो, उसको हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज में उनको काउंट करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं जैसे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है कि सोलर सोलर एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे एफिशिएंट सोलर सेल बना सकते हैं, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। देन नैनो रिमेडिएशन एंड वाटर ट्रीटमेंट। नैनो रिमेडिएशन, रिमेडिएशन क्या होता है, जो हार्मफुल वेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनको वाटर से निकालना, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनको कैसे, जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए या कि हार्मफुल गैसेस हो गई हैं, जैसे मीथेन, या कि ओजोन, जो सरफेस ओजोन है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए। पोल्यूशन आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। देन आता है वाटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज, कि वाटर को क्लीनिंग के लिए कैसे हम उसको, और जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी इफिशिएंट नहीं है, उसमें वाटर वेस्टेज ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑस्मोसिस। अभी हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस, जो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ हम वाटर्स यूज करते हैं, उसमें वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको कैसे नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे फिल्टर डिवाइस करें जिससे कि वाटर का वेस्टेज कम हो, ये कर सकते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन, ये सेम टेक्निक की बात हमने अभी कर ली। देन नैनो टेक्निक इन द डिसइंफेक्ट द वाटर, वाटर डिसइंफेक्टेंट, जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, जैसे कोलेरा वगैरह हो गया, वाटर बॉर्न डिसीजेज, तो उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देन क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, जैसे आपको पता है ऑयल स्पिल इज ए वेरी
प्रोमिनेंट फिनोमिना, जहाँ पे क्या होता है टैंकर्स जो होते हैं ना वो या तो खराब हो जाते हैं, उनसे ऑयल स्पिल करके ओशियंस में आता है, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ऑयल, जिससे जो इन्वायरमेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा, जो ओशियनिक इन्वायरमेंट हो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इवन कोस्टल एरियाज भी प्रभावित होते हैं। तो उसको कैसे आप जो है ना कि उस ऑयल को कितना जल्दी नैनो टेक्नोलॉजी के लिए क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि आपने ऑयल जेपर का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको प्लीज़ नेट पे सर्च कीजिए, व्हाट इज ऑयल जेपर। ऑयल जेपर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये ऑयल स्पिल क्लीन करने के लिए यूज होता है। देन रिमूविंग द प्लास्टिक फ्रॉम ओशियन। अभी हमने नया कॉन्सेप्ट आया कि माइक्रो प्लास्टिक्स, आपने सुनोगे, क्वेश्चन भी प्री में आया था, वाटर माइक्रो प्लास्टिक्स करके कुछ क्वेश्चन था। तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स ओशियन में जा रहे हैं उनको कैसे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हटा सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट। देन अदर कॉन्सेप्ट है एयर पोल्यूशन कंट्रोल, कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कैसे हटा सकते हैं। सो इनको हम बोलते हैं ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजीज। देन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमको पता है कि हमारे राइजिंग पॉपुलेशन है, 7 मिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, और इस पॉपुलेशन को हम करने के लिए कैसे हम इसको कीप अप करेंगे, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, उसको कैसे हेल्प करेंगे। देन उसके बाद हमें पता है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एक बहुत रियल प्रॉब्लम है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे इसमें हम बात करेंगे नैनो फर्टिलाइजर की बात करेंगे। देन हाइब्रिड पॉलीमर्स आर यूज्ड इन पैकिंग एंड टू रिड्यूस द स्पॉइलेज। देन सेंसर फॉर फूड बॉर्न पैथोजेंस, इसलिए एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। देन नैनो इमल्सन्स टू रिड्यूस द बैक्टीरिया ऑन प्रोड्यूस, तो नैनो पार्टिकल बेस्ड लाइक ऑन टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, इट हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हम एज ए नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करते हैं। देन ये तो मेजर मेजर हमने पढ़ लिए कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, जो नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक है। अब इसमें क्या है, नैनो हर टेक्नोलॉजी जो नई हो टेक्नोलॉजी होती है उसमें कुछ इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो हमको उसको होता है ना, जैसे आपको बेनिफिट्स नहीं बताते, उसको कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी बताने होते हैं, ताकि आपका आंसर बैलेंस्ड रहे। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे इश्यूज इन्वॉल्व है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहले हेल्थ इम्पैक्ट, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स का भी न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसका लॉन्ग टर्म में हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा ऐसी टेक्नोलॉजीज का, उसके बारे में अभी कोई डाटा, कोई स्टडीज नहीं हुई है ऑथेंटिक टाइप की या एलोबरेट स्टडीज, तो उसकी बात एक कर सकते हैं। देन मेडिकल एप्लीकेशन, जो हम मेडिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं उसमें एक जो इशू आ रहा है कि जो ये क्या इनकी जो कॉस्ट होगी, जो क्या है सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आती जाएंगी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती जाएंगी, तो उसकी बात की जा सकती है। देन हेल्थ हजार्ड की बात की जाए, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड और ये हेल्थ हजार्ड की अगर बात की जाए तो सिर्फ इज नॉट ह्यूमन, आपका जो एनिमल्स है, ठीक है, तो उन पे क्या इफेक्ट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे डाइक्लोफ्लैक टैबलेट है, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट पेन किलर है, ये ह्यूमंस में और कैटल्स में भी यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें कहा था इसके कारण जो वल्चर्स की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। आपको पता है कि 95 या 99% जो पॉपुलेशन है वल्चर्स की खत्म हो चुकी है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, सिर्फ एक मेडिसिन यूज के कारण। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा फ्यूचर में ऐसे इम्पैक्ट हो जो अदर एनिमल्स में हो और उनको थ्रेटन करें, ये होता है। देन अदर जो एस्पेक्ट है दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो इन सब चीज़ों का फ्यूचर में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा ये भी हमको लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं कर सकते हैं। और देन पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो क्या किस तरह के पोल्यूटेंट्स बनेंगे, न्यू टाइप के पोल्यूटेंट्स होंगे, फिर उनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। देन सोशल इम्पैक्ट, जैसे सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो सबसे जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इनइक्वालिटी, कि क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के कारण इनक्वालिटीज़ बढ़ेंगी सोसाइटी में, इसकी इम्पैक्ट बात करेंगे। या लोगों के जो जीवन स्तर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उनकी जॉब्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें की सोशल इम्पैक्ट है, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेगुलेशंस। रेगुलेशंस की अगर बात करें, जैसे कि हम जीएम क्रॉप्स की जो डिस्कशन होता है वो होता है रेगुलेशंस के, कि हमको जीएम क्रॉप्स को तो अलाउ तो करना है, बट रेगुलेट करते हुए वेल रेगुलेटेड स्टेट में। तो इसके रेगुलेशंस कैसे फ्रेम करेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करेगी टेक्नोलॉजीज को, तो ये सारे इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। देन दो कॉन्सेप्ट है, ये आपको खुद पढ़ना होगा, कार्बन नैनोट्यूब और ग्राफीन। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर कार्बन नैनोट्यूब एंड व्हाट आर द ग्राफीन्स, तो आपको याद रखना है कि दीज आर टू रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आप इनको एक बार नेट से सर्च करके आप खुद से इनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कीजिए।
मतलब अगर मैं बेसिकली बोलूं तो दीज आर काइंड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजीज विथ वेरियस एप्लीकेशंस। आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज खुद से, ये आपके लिए होमवर्क है। देन इंडिया, अगर हम बात करें कि इंडिया ने नैनो टेक्नोलॉजी को कैसा और किस हद तक अडॉप्ट किया, अगर उसकी बात की जाए तो रिसर्च एंड वर्क ऑन नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया स्टार्टेड इन 2001 विद द फॉर्मेशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव with the initial funding of 60 crore. In 2007, the government of India launched 5-year program called Nano Mission. तो नैनो मिशन की अगर बात की जाए, व्हाट इज नैनो मिशन, सो इट इज रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी, जो 2007 में लॉन्च हुआ विद द बजट ऑफ 1000 करोड़ एंड इट हैज अ वाइडर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड मच लार्जर फंडिंग। तो हम नैनो मिशन की अगर बात करें कि व्हाट इज नैनो मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, NSTM। ये प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या फ्यूचर रोल है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ में, इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेंस के हिसाब से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नैनो मिशन इन 2007 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नैनो मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो दैट इज अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोकेटेड फंड कितना अलॉट हुआ है, 1000 करोड़ टू दिस मिशन टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इस नैनो मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट, बेसिक प्रमोशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ R&D in nano science application, then establishment of development center for nano science, then human development in nanotechnology and international cooperation। तो ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के, नैनो मिशन के। तो इसके थ्रू हम एक तरह से एक लीडिंग प्लेयर बनना चाहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अभी हम जो सेकंड टॉपिक है रोबोटिक्स, उसको भी हम अभी खत्म कर देते हैं इसी साथ में, ठीक है। वैसे अलग से लेने का प्लान था ये, बट अभी खत्म करते हैं। तो देखिए, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात की जाती है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, तो आज हम दो ले रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। उसके अलावा हम बात करेंगे डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके बारे में हमको और डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी हमने नैनो टेक्नोलॉजी देख लिया, हम देखते हैं रोबोटिक्स क्या है। तो आज हम सिर्फ रोबोटिक्स देखेंगे, इसके अंदर है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर रोबोटिक्स की बात करूं तो रोबोटिक्स क्या होता है? आपको कोई मूवी याद आ रही है क्या रोबोटिक्स लेके? रोबोटिक्स क्या है? कोई मूवी अगर याद हो तो उसको आप ध्यान रखिए कि उसमें मूवी में क्या दिखाया गया है। तो जो कि रोबोट्स को लेके काफी ज्यादा एक वाइड स्प्रेड चर्चा हो रखी है। कुछ लोगों ने बोला कि रोबोट्स विल टेक ओवर द मैन, जैसे हमने टर्मिनेटर मूवीज देखी हैं, और भी बहुत सी विल स्मिथ की एक मूवी थी रोबोट्स के ऊपर। तो उसमें देखा था कैसे रोबोट्स जो होते हैं, अलग अलग एंगल्स दिखाया गया कि बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। कि अगर रोबोट्स ने एक्वायर कर लिया ह्यूमन इंटेलिजेंस को, या जिसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं या मशीन लर्निंग बोलते हैं, तो फिर क्या होने वाला है। तो ये सारा डिस्कशन इसका पार्ट है। यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे सिर्फ रोबोट्स के बारे में, जो अदर पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगेन ये हमारा TIT सीरीज जो टुडे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका पार्ट है। मेरे बारे में आपको पता ही है, मेरा नाम डॉक्टर संजय पटेल। मैंने 3 टाइम्स इंटरव्यू दिया है UPSC का। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ SCH बैच 2021, जो हम 21 जन से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी 2 to 4:30 PM, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, ठीक है। चलिए, तो अगर रोबोटिक्स की बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा जो डिफिनीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, तो रोबोटिक्स इज ए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट कर रही है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का जो इंटीग्रेशन है, उसको हम रोबोटिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। रोबोटिक इन्वॉल्व्स डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स, ठीक है। अब इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो जो वर्ड रोबोट है, robotics derived from the word robot which was introduced to public by ये साइंटिस्ट कैरल चैपेक। इनके इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने पहले रोबोटिक, जो रोबोट वर्ड है उसको यूज किया था। उनका जो प्ले था उसका नाम देखा था RUR, रोसम यूनिवर्सल रोबोट्स, विच वाज पब्लिश इन 1920। तो जो रोबोट का जो वर्ड यूज हुआ था वो सबसे पहले 1920 में, ये जो हमारे एक प्ले राइटर हैं कैरल चैपेक, इनके इस प्ले में आया था। बट 1948 में
नॉर्बर्ट विनर formulated the principle of cybernetics, the basic practical robot basis of practical robotics। तो जो साइबरमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स है इन्होंने किसने दिया है, ये दिया है इन्होंने नॉर्बर्ट विनर, ठीक है, 1948 में। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको हम बात करते हैं कि कई बहुत सारे बीसीज में भी कई जगह यूज किया गया था इन्हें, दा विंसी कोड में भी रोबोटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, बट उतना हमको डीप में नहीं जाना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ये तो इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो वर्ड कहाँ से आया है और साइबर नेटिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है। चलिए अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है यूपीएससी के हिसाब से एप्लीकेशन होता है कि रोबोट्स का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, ये देखते हैं। तो पहले अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मिलिट्री में रोबोट्स का यूज हो रहा है। रोबोट्स का पहले आपको एक बात समझना हो कि जो रोबोट्स है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन जो हम देखते हैं कि ह्यूमन जो हम मूवीज में देखते हैं वो रोबोट्स है। एनीथिंग दैट हैज सम ऑटोमेटिक फंक्शन, दैट प्री डिटरमाइंड फंक्शन जो परफॉर्म करता है, दैट इज रोबोट। जो कि सिंपल आर्म हो सकता है या कि कोई, जैसे कि हमने देखा कि अभी कंपनी ने, जैसे एमआई कंपनी ने एक रोबोट लॉन्च किया जो वैक्यूम क्लीनिंग का काम करता है घर के अंदर ऑटोमेटिकली, दैट इज आल्सो ए रोबोट, ठीक है। या कोई फूड सर्व कर रहा है रेस्टोरेंट में, दैट इज ए रोबोट। सो बहुत सारे यूज होते हैं। तो मिलिट्री में भी रोबोट्स का यूज किया, उतने बड़े स्केल पे भी नहीं हो रहा, बट जैसे कि रोबोट्स का यूज कैसे हो रहा है मिलिट्री में, बॉम्ब बॉम्ब डिस्पोजल के लिए यूज होता है, ठीक है, ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। देन जैसे कि जो माइनिंग होती है उनको ऐसे डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम रोबोट्स का यूज करते हैं ताकि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ को मिनिमाइज किया जा सके। देन इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं। सो इंडस्ट्रियल रोबोट्स में आप देखते हो जो स्पेशली जैसे कि आप कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई वीडियो टाइप करो आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो आप देखो उसमें रोबोट्स का कितना एक्सटेंसिव यूज किया जा रहा है। इवन वेल्डिंग से लेके उसको पेंटिंग से लेके वो सारे काम आजकल इंडस्ट्रियल रोबोट्स करते हैं। और इसे भी एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, अदर भी इंडस्ट्रीज में आजकल पैकेजिंग और ये सब कुछ काम रोबोट्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि रोबोटिक आर्म हो गया है, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन हो गया। देन एग्रीकल्चर रोबोट हो गया। व्हाट इज एग्रीकल्चर को एग्बोट बोलते हैं। यूज द रोबोट्स एग्रीकल्चर क्लोजली लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई असिस्टेड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़िएगा व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस प्रिसीजन एग्रीकल्चर को यूज किया सकता है, मेंस के लिए और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर अभी मैं इसको डिटेल नहीं बताऊंगा, बट कैसे रोबोट को हम यूज करके उस प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हम और प्रिसाइज करते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्रोन का यूज कर सकते हैं हम लोग आजकल की सीडिंग के लिए, हम ड्रोन का यूज करते हैं, या केमिकल्स को छिड़काव के लिए, पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए ड्रोन का यूज होता है। देन मेडिकल बोट्स ऑफ वेरियस टाइप, द विंसी सर्जिकल सिस्टम एंड होप्सी। हाँ ये अंदर इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमने देखा मिलिट्री हो गया, हमारा मिलिट्री यूज हो गया, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, एग्रीकल्चर यूज हो गया। देन मेडिकल रोबोट, मेडिकल में यूज होता है सर्जिकल। आपको पता है कि आजकल रोबोटिक सर्जरीज जो होती है ना बहुत फेमस हो रही हैं। आप अभी हॉस्पिटल में किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ ना, तो जैसे कि मैं तो काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ इस चीज़ से, तो आजकल रोबोटिक सर्जरीज को प्रेफर किया जा रहा है। रोबोटिक सर्जरी को प्रेफर करने का एक खास बात क्या है कि इसमें जो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी होती है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है, तो इसमें रोबोटिक सर्जरी का भी यूज़ होता है। देन किचन ऑटोमेशन, जैसे हमको पता है किचन में भी ऑटोमेटिक मशीन्स और सब कुछ का यूज़ करके रोबोटिक फंक्शंस को यूटिलाइज किया जाता है। देन क्लीनिंग अप द कंटामिनेशन एरिया लाइक टॉक्सिक वेस्ट एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि रेडिएशन वगैरह की पॉसिबिलिटी या टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सकता है। देन होते हैं डोमेस्टिक रोबोट्स जो मिक्सिंग फंक्शन करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो एमआई का जो वैक्यूम क्लीनर का एक रोबोट आया है वो कैसे काम करता है, ठीक है। देन नैनो रोबोट्स स्मॉल स्केल रोबोट्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुए, उनका यूज अलग से ही होता है। देन स्वार्म रोबोटिक्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे रोबोट एक साथ मिलके काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, उसकी बात कर सकते हैं। देन ऑटोनोमस ड्रोन की बात होती है कि ऑटोनोमस ड्रोन्स क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है। तो ये ऑटोनोमस ड्रोन बहुत सारे जिस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी वो ड्रोन अपने आप उस हिसाब से उस टाइम पे अपने आप फंक्शनिंग करेंगे, ठीक है। इसको हम ऑटोनोमस ड्रोन की बात करते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन में अगर मैं बात करूं कि जो टेस्ला है, टेस्ला की जो कार है, आपको पता है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग होती है, खुद चलती होगी, आप वीडियो में देखिएगा ऑटोनोमस ड्राइविंग। डिफरेंट स्केल होते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग के, बट ऑटोनोमस टेस्ला इज द मोस्ट ऑटोनोमस कार। गूगल भी अपनी कार्स बना रहे हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग की। तो आखिर ये कार, अगर मैं बोलूं कि जो टेस्ला की कार है दैट इज नॉट ए कार, इट इज ए रोबोट, तो क्या आप यकीन करोगे इस चीज को कि इट इज नॉट ए कार, इट इज रोबोट।
ऑटोनोमस जो कार है। तो ये ऑटोनोमस फंक्शन का एक एस्पेक्ट है, इस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा, इस डायरेक्शन में सोचिएगा एटलीस्ट, ठीक है। चलिए अब हम कुछ अदर कॉन्सेप्ट इसमें रोबोटिक्स में आता है, ह्यूमनाइड रोबोट्स। ह्यूमनाइड रोबोट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि रोबोट का जो कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ हमारा जो जब हम रोबोट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पिक्चर आती है वो रोबोट्स की आती है, ह्यूमन फॉर्म का रोबोट, जैसे टर्मिनेटर मूवीज हो गई हैं, तो उसमें ह्यूमन, तो उनको ह्यूमनाइड रोबोट बोलते हैं, जो ह्यूमन टाइप का फंक्शन करते हैं, जो ह्यूमन से क्लोजली लिंक होते हैं। बट दे आर नॉट द ओनली रोबोट्स। रोबोट्स हमने देख लिया एग्रीकल्चर फंक्शन, इंडस्ट्रियल फंक्शन भी करते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल है, पूछ सकते हैं, जैसे नेडीन है। Nadine is socially intelligent robot which returned greeting, make eye contact, and remember all the conversation it had. एक Nadine क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है। देन सोफिया हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डाटा प्रोसेसिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन। एक इंपॉर्टेंट है, इसको सऊदी अरेबिया में इसको शायद सिटीजनशिप भी दी गई है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। एक इंडिया में जो एक रोबोट इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, रश्मि रोबोट। इस मल्टीलिंगुअल रियलिस्टिक ह्यूमनाइड रोबोट वाज लॉन्च इन इंडिया बाय द रंजीत श्रीवास्तव, हैविंग इमोशनल इंटरप्रिटेशन कैपेबिलिटीज। इंपॉर्टेंट रोबोट है, कई जगह भी आ चुकी है। इवन इसरो ने जो अपने जो 2021 मिशन है उसके लिए भी रंजीत जी को अप्रोच किया था कि इसको आप रोबोट को और रिफाइन कीजिए और इसको ऑटोमेट कीजिए, और हम इसका यूज करेंगे इस मिशन के लिए। तो इस रश्मि रोबोट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने, क्योंकि इंडिया का रोबोट है, ये ह्यूमनाइड रोबोट है, ठीक है। एक अंदर कॉन्सेप्ट है जीनोबॉट्स। जीनोबॉट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको देखना होगा क्या होते हैं, कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्री के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जीनोबॉट्स, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। So team of scientists have recently developed new creatures called genobots, which are alive as you, but it actually a robot। जो कि लाइव हैं बट रोबोट्स हैं। ये तो बहुत ही अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी कि लाइव रोबोट्स की बात कर रहे हैं। तो जीनोबॉट्स क्या होते हैं, लाइव रोबोट्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। The end surprisingly they do not have any legs, arms, head and eye। सो दे जो ये जो होते हैं रोबोट, जीनोबॉट्स होते हैं, आप इसको टाइप नेट पे सर्च कीजिएगा जीनोबॉट्स के बारे में, कि ये बहुत ही स्मॉल 1 मिलीमीटर के नीचे भी होते हैं। और ये रोबोट्स कैसे फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन मैं थोड़ा ब्रीफ में भी बताता हूँ। जीनोबॉट्स आर लेस देन 1 मिलीमीटर वाइड एंड कंपोज्ड ऑफ जस्ट 2 थिंग्स, स्किन सेल्स एंड हार्ट मसल सेल्स, बोथ ऑफ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स, ठीक है। ये जो जीनोबॉट्स का नाम दिया गया है, जो अफ्रीकन फ्रॉग है, ठीक है, वहां से इसकी ओरिजिन की है ये। So they are designed to walk, swim, push, and carry on objects and work together. They can move toward the target and carry a payload, for example, medicine that need to be placed in a certain location inside the patient। तो ये इनका important function है। तो मैं अभी आपकी इसको पिक्चर दिखाता हूँ। So these are the genobots। तो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, these green are the skin cells, ठीक है। बट जो ये रेड रेड दिख रहा है, these are the मसल सेल्स। तो ये स्किन सेल हो गई और ये हो गई मसल सेल्स। सो ये एक तरह से रोबोट है, बट स्टिल इसमें ह्यूमन कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक तरह लिविंग रोबोट इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं जीनोबॉट्स का। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल रिसर्च कीजिएगा। सो हम बात करते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोबोटिक्स है, रोबोट्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बट दीज आर नॉट लिमिटेड ओनली। और भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो आपको और सर्च करने होंगे और स्टडी करने होंगे। तो एडवांटेज अगर बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव, ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी एश्योरेंस, नो डाउट अबाउट दैट, कि जो रोबोट्स की क्वालिटी होगी, जो प्रिसीजन होगा, वो ह्यूमन कभी मैच नहीं कर सकता, उसकी बात कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी अनदर, क्योंकि ह्यूमन जो है 8 आवर्स वर्क करता है, जो लेबर कोड है बोलता है 8 आवर्स का वर्किंग आवर होगा, बट रोबोट्स तो 24/7 वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। एंड देन अदर इंपॉर्टेंस, वर्क इन हजार्डस इन्वायरमेंट, अदर इंपॉर्टेंट, कि जो हजार्डस जो ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे माइनिंग हो गया या केमिकल इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें स्टील इंडस्ट्री हो गई, जो हजार्डस इन्वायरमेंट, अगर वहाँ पर रोबोट को आप करते हो तो जो ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इतनी ज़्यादा डिग्रेड नहीं होगी। तो ये इसके एडवांटेज है रोबोटिक्स का यूज़ करने का। देन इधर जिसके डिसएडवांटेज है, जो डिस्कशन होते हैं, तो जैसे पोटेंशियल जॉब लॉस एक इम्पॉर्टेंट है। तो एक आपको ये एक डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है, रोबोटिक्स वर्सेस जॉब लॉस, कि जब रोबोट्स आएंगे, वो उससे कारण जो ह्यूमन लॉस, ह्यूमंस को जो है लॉस नहीं, क्योंकि इतने सारे एडवांटेज है, ह्यूमन कभी रोबोट्स को मैच
नहीं कर पाएगा। इन लेवल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की जाए, रोबोटिक्स जो रोबोट्स है वो ह्यूमन को सरपास करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके कारण जो जॉब लॉस होगा, उस जो जो इथिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जैसे इंडिया की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एज ए इंडिया, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंडिया एज ए कंट्री, इसमें जॉब ऑलरेडी क्रिएशन इतना लो है, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। अगर हम रोबोट्स को अडॉप्ट करते हैं तो क्या ये हमारे जॉब जो जो ग्रोथ ऑफ जॉब्स हैं या एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्रेक का काम करेगा, उसको रोकेगा। तो क्या हमें रोबोट्स को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देन होता है कि रोबोटिक एक बहुत ही R&D इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इतना इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है? और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रोबोट्स विल टेक ओवर द ह्यूमंस। इसको हम बोलते हैं डूम्सडे सिनेरियो। ठीक है, डूम्स डे। तो ऐसा बोला जाता है, जैसे टर्मिनेटर में देखा है, जहाँ टर्मिनेटर में क्या हुआ, रोबोट्स ने पूरे ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर लिया। क्योंकि अगर हमने रोबोट्स को डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोवाइड कर दी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में रोबोट्स जो है ना, ह्यूमंस को टेक ओवर कर सकें? तो ये भी एक डिबेट है, इंपॉर्टेंट डिबेट है। ठीक है, तो जो रोबोट से रिलेटेड जो दो डिबेट हैं, पहला पोटेंशियल जॉब लॉस एंड दूसरा डूम्सडे सिनेरियो फॉर ह्यूमैनिटी, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, रोबोट्स आर गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। अब इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा डेटा इसमें है नहीं। जैसे केरला गवर्नमेंट डिप्लॉयड द स्पाइडर शेप्ड रोबोट नेम दैट बैंडिकूट। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हो, व्हाट इज बैंडिकूट? टू क्लीन द सीवर्स एंड मैन होल इन द सिटी। तो देखिए, इससे मैनुअल जो स्कैवेंजरिंग का जो प्रॉब्लम हमारे इंडिया में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं रोबोटिक्स के थ्रू। ठीक है, एक अदर एप्लीकेशन हो सकता है। देखिए, ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 3 robots फॉर 10,000 वर्कर्स, enterprises आर इंक्रीजिंग टर्निंग टुवर्ड द रोबोट टू सेव द मैन पावर इन द कॉस्ट। तो ये भी एक डिस्कशन का पार्ट है कि कैसे जॉब और जॉबलेसनेस होगा या नहीं होगा। Then adoption of robots have been slow in India. However, with the more firm investing in the digitalization, the levels are set to increase. So इंडिया में ज़्यादा अभी रोबोटिक्स पे ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं हो रही, प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। बट अगर हम कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन कंट्रीज, जापान और चाइना के कंपेयर में, तो रोबोटिक यूटिलाइजेशन का इंडिया में उतना ज़्यादा चलन या उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो इसको भी आपको एनालिसिस करना है कि कैसे, क्या क्या हम इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि हम कैसे रोबोट्स को, अगर हम रोबोट्स को चाहते हैं, रोबोट्स हमारी डेली लाइफ में आए, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि फर्स्ट हो सकता है कि R&D में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने हिसाब से आपको तैयार करने होंगे, कुछ डेटा पॉइंट्स भी रखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना आज दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको हमने डिटेल में देख लिया, एंड दूसरा टॉपिक था दैट वाज रोबोटिक्स। ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अभी हम इसमें बाद में देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसको फिर हम इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। माय नेम इज डॉक्टर संजय, फैकल्टी एट डॉक्टर अमित IAS अकेडमी। और चलिए, थैंक यू वेरी मच।